हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काव्य दोष। काव्य दोष की परिभाषा और काव्य दोष के विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और कितने काव्य दोष होते हैं। तो चलिए आज करते हैं काव्य दोष का एक्सप्लेन। काव्य दोष किसे कहा जाता है? ये दोष काव्य के मुख्य अर्थ की प्रतीति में बाधा पहुंचाते हैं। काव्य दोष क्या होते हैं? काव्य दोष होते हैं जो काव्य के अर्थ की प्रतीति में, उसके अर्थ में बाधा पहुंचाते हैं, जो किसी प्रकार के रुकावट पैदा करते हैं, वो काव्य दोष कहलाते हैं। दोष शब्द, अर्थ और रस, इन तीनों के सौंदर्य में व्याघात उत्पन्न करते हैं, उनमें दिक्कत उत्पन्न करते हैं। काव्यास्वाद में बाधक उद्वेगजनक तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। उद्वेगजनको दोष है। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। जो रस का, काव्य के रस का जो अपकर्ष करते हैं, अवनति करते हैं, वो दोष कहलाते हैं। और काव्य के का जो उत्कर्ष करते हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। और काव्य के रस में जो अपकर्ष करते हैं वो काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य दोषों से काव्य का माधुर्य एवं सौंदर्य नष्ट हो जाता है और काव्य के आनंद में व्याघात पड़ता है। काव्य के आनंद में रुकावट आती है, इसलिए दोषहीन काव्य को उत्तम काव्य माना गया है। काव्य दोषों के कितने भेद होते हैं? काव्य दोष 3 प्रकार के माने गए हैं: शब्दगत, अर्थगत और रसगत दोष। इन दोषों पर आचार्य मम्मट एवं विश्वनाथ ने पर्याप्त विचार किया है और प्रमुख इन्हीं विचार पर, इन्हीं दोषों को ध्यान में रखते हुए काव्य दोष, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, इन दोषों पर ध्यान रखते हुए आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने पर्याप्त विचार करके निम्नलिखित दोषों का वर्णन किया है। कौन कौन से दोष माने हैं? कि श्रुति कटुता दोष। काव्य में जो सुनने में, जो श्रुति सुनने में कड़वा लगे, जो काव्य सुनने में कड़वा लगे, जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे, काव्य में आने वाले शब्द सुनने में अप्रिय लगें या फिर कठोर प्रतीत हों, उनके कारण काव्य में श्रुति कटुता दोष हो जाता है। काव्य में आने वाले शब्द जो सुनने में अप्रिय लगते हैं वो श्रुति कटुता दोष होता है भाई। जैसे भर्त्सना से भीत हो गए, भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। यहाँ भर्त्सना शब्द श्रुति कटुता दोष है। नेक्स्ट है युक्त प्रसंस्कृति दोष। जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होता है वहाँ युक्त संस्कृति दोष होता है। युक्त संस्कृति दोष कहाँ होता है? जहाँ पर किसी काव्य में शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होता है, वहाँ युक्त संस्कृति दोष होता है, व्याकरण के विपरीत, उल्टा। जैसे इस निराशा को छोड़ो, आशा से लो काम। यहाँ निराशा शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है, तो यहाँ युक्त संस्कृति दोष है। नेक्स्ट है अश्लीलता दोष। अश्लीलता, जिस काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया हो वहाँ अश्लीलता दोष होता है। जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो वहाँ अश्लीलता दोष होता है। जैसे अश्लीलता जाने सुनने में बुरे लगते हों। बद्धेपन, मेची आँख पिए की निरखी वायु दीन तत्काल। मेची आँख पिए की निरखी वायु दीन तत्काल। यहाँ पर वायु का तात्पर्य अपान वायु यानी पाद से लिया गया है, अतः यह है गंदी हवा से इसका प्रयोग किया गया है, तो यह अश्लीलता दोष है।
नेक्स्ट है ग्राम्य तवदोष। जहाँ पर ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया हो ग्राम्य तवदोष होता है। साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग, काव्य में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने पर ग्राम्य तवदोष माना जाता है। जैसे मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं, तो मूड शब्द ग्रामीण भाषा का शब्द है, तो यहाँ ग्राम्य तवदोष है। यहाँ सिर के लिए मूड शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये ग्राम्य तवदोष से युक्त है, इसलिए ग्राम्य तवदोष आ गया भाई। नेक्स्ट है अप्रतीत तवदोष। लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतीत तवदोष होता है। जो शब्द लोक व्यवहार में तो प्रयुक्त होते नहीं हैं और शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग होता है, वो होता है अप्रतीत तवदोष। जैसे विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देता। विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। यहाँ विष शब्द का प्रयोग जल के लिए होता है, तो सामान्यतः लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि विष का लोक व्यवहार में अर्थ उसका जहर से लिया जाता है, और यहाँ विष शब्द पानी के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो ये अप्रतीत तवदोष है, शास्त्रीय दोष है भाई यहाँ पर। क्लिष्ट तवदोष। क्लिष्ट तवदोष जो पढ़ने में या समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है, वो क्लिष्ट तवदोष होता है। दृष्टकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता हो, वो क्लिष्ट तवदोष कहलाता है, जो समझने में दिक्कत आती हो। जैसे नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजे हम खात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजे हम खात। तो यह गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण के वियोग में यदि हम नक्षत्र होते हैं 27, वेद होते हैं 4 और ग्रह होते हैं 9, इन सब को जोड़कर तो टोटल हो गई है 27 + 4 + 9 40। तो इनका आधा कर दो, आधा हो गया 40 का 20। तो यहाँ 20 का अर्थ विष खा लें तो हमें कौन रोकेगा, तो यहाँ क्लिष्ट तवदोष है। 20 का अर्थ यहाँ विष से जहर से लिया गया है, तो इसको समझने में दिक्कत होती है, वहाँ क्लिष्ट तवदोष माना जाता है। न्यून पद तवदोष कहाँ होता है? जहाँ पदों की कमी हो, जहाँ अभीष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी हो और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई शब्द जोड़ना पड़े, वहाँ न्यूनतम पद तवदोष होता है। किसी वाक्य में शब्द की कमी दिखाई गई हो, लेकिन उसके अर्थ को पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई उसमें शब्द जोड़ना पड़ता है, वहाँ न्यून पद तवदोष होता है। जैसे पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साधु। देखिए, पानी पावक पवन और प्रभु साधु और असाधु के साथ समान व्यवहार करते हैं। कवि यह कहना चाहता है कि किंतु समान व्यवहार शब्द को यहाँ छोड़ दिया गया है, जिससे अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है और न्यून पद तवदोष है। नेक्स्ट है अधिक पद तवदोष। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, एक से अधिक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन वो शब्द अनावश्यक होते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं है। तो जहाँ पर जिस काव्य में अनावश्यक शब्दों को ठूस ठूस कर भर दिया जाता है, वहाँ अधिक पद तवदोष होता है। जैसे लपटी पुहुप पराग पद सनी सवेद मकरंद। लपटी पुहुप पराग पद सनी सवेद मकरंद। यहाँ पराग तो पुष्प का ही होता है, पराग तो पुष्प का ही होता है, अतः यहाँ पुहुप शब्द अनावश्यक है। लपटी पुहुप पराग पद सनी सवेद मकरंद। तो पराग को तो पुष्प का ही होता है,
पुष्प के रस को पराग कहा जाता है। अतः यह पुहुप शब्द अनावश्यक है, इसलिए अधिक पदत्व दोष है। अक्रमत्व दोष, जहाँ कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर के अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो, उसका क्रम जोड़ने में कठिनाई हो, वो अक्रमत्व दोष होता है। शब्दों को क्रम से न लगा करके कोई शब्द जिसको बीच में यूज करना वो लास्ट में दे दिया जाता है, लास्ट वाला कहीं आगे प्रयोग में कर दिया जाता है, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, यहाँ मानवी शब्द लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए था। मानवी विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं, लेकिन पहले न करके इसका शब्द का प्रयोग लास्ट में किया गया है, तो यहाँ अक्रमत्व दोष है। दुष्क्रमत्व दोष, जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध कर्म होता है, जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध कर्म होता है वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। लोक भाषा के विरुद्ध आने वाले शब्द दुष्क्रमत्व दोष होते हैं। भाई जैसे नरिप मोक है दीजिए अथवा मद गजेंद्र, नरिप मोक है दीजिए। याचक को पहले हाथी मांगना चाहिए और फिर हाथी न मिलने पर घोड़े की याचना करनी चाहिए, किंतु यहाँ पहले है अर्थात घोड़े की और तद उपरांत हाथी की याचना करके लोक विरुद्ध क्रम दिखाई देता है। तो यहाँ से मांगने वाला याचक क्या राजा से पहले हाथी न मांग करके घोड़े की मांग करता है, जबकि हाथी घोड़े से बड़ा होता है तो पहले हाथी की मांग करनी चाहिए, हाथी न मिलने पर उसे घोड़े की मांग करनी चाहिए, लेकिन यह दुष्क्रमत्व दोष है। पुनरुक्ति दोष, जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग कर दिया जाता है, वह पुनरुक्ति दोष होता है। एक ही शब्द से अर्थ का कंप्लीट होता हो लेकिन उसके बार बार वर्णन कर दिया जाता है, उसी शब्द का बार बार वर्णन आ जाता है काव्य में, वो पुनरुक्ति दोष कहलाता है। जैसे सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, यहाँ जगत के बाद जहान का प्रयोग कर दिया गया है, तो यह अनावश्यक रूप से प्रयोग होने के कारण पुनरुक्ति दोष है। नेक्स्ट है रस दोष, जहाँ भाव व्यंग्य रूप में न होकर स्वयं ही अपना वर्णन करने लगे, वहाँ शव शब्दवाची रस दोष होता है। रस दोष कहाँ होता है? जहाँ भाव व्यंग्य रूप में न होकर स्वयं ही अपना वर्णन करने लग जाता है, वहाँ शव शब्दवाची या रस दोष होता है। जैसे विस्मृति या अवसाद घेर ले नीरवते बस चुप कर दे, विस्मृति या अवसाद घेर ले नीरवते बस चुप कर दे, यहाँ नीरवता की स्थिति में चुप कर दे कहने से शव शब्दवाची रस दोष आ गया है। तो ये थे काव्य दोष। आई होप आपको काव्य दोष समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।